तो एवरीवन, SQ डिजिटल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है आपका वर्षा। वर्षा के बारे में हम आपको बताएंगे। डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर राजकुमार चौरसिया, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी। आज का मुख्य टॉपिक है वर्षा। ये सब्जेक्ट BA सेकेंड और BA B.Ed थर्ड सेमेस्टर का है। वर्षा के बारे में सबने सुना होगा और सब लोग परिचित होंगे। वर्षा की उत्पत्ति कैसे होती है, कैसे वर्षा होती है। तो सबसे पहले हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि वर्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि वायुमंडल में पर्याप्त मात्रा में क्या होना चाहिए, नमी होना चाहिए। नमी, वातावरण में जब पर्याप्त मात्रा में नमी होगी तो वही नमी ऊपर उठकर ठंडी होकर संतृप्त हो जाती है और ठंडी होकर वो वर्षा के रूप में होने लगती है। विभिन्न विद्वानों ने वर्षा से संबंधित अनेक सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं। पहले ये नहीं जानते थे कि वर्षा किस तरीके से होती है, क्या है। तो उस समय में अनेक जो यूनानी विद्वान हुए उन्होंने वर्षा के बारे में बताया कि वर्षा से संबंधित विभिन्न सिद्धांत दिए, जिनमें से आपके अरस्तु थे, थैल्स थे और सेरेना थे और भी बहुत से जो यूनानी विद्वान थे उन्होंने वर्षा से संबंधित अपने अपने सिद्धांत दिए। अरस्तु ने ये कहा कि वर्षा कैसे होती है। उन्होंने एक्सप्लेन किया अरस्तु ने कि वर्षा जल बूंदों के समूह होते हैं और जब वायु ठंडी हो जाती है तो वही वर्षा के रूप में होने लगती है। अरस्तु ने अपना ऐसा विचार दिया। अरस्तु का यह विचार कब तक मान रहा, 13वीं शताब्दी तक। फिर उसके बाद उनका ये विचार अमान्य कर दिया गया। फिर वर्षा से संबंधित इसके बाद 1933 में बर्कनीज महोदय आए। उन्होंने वर्षा से संबंधित सिद्धांत दिया। उनका सिद्धांत मेघ अस्थिरता का सिद्धांत था। उन्होंने इस सिद्धांत के द्वारा ये साबित किया कि वर्षा किस तरीके से होती है और वर्षा कैसे होती है। तो उन्होंने एक वैज्ञानिक तरीके से उस सिद्धांत को अपने उसमें बताया कि हवा गर्म होकर ऊपर उठती है, ऊपर उठकर हवा पूरे तरीके से संतृप्त हो जाती है। संतृप्त होने के बाद उसमें संघनन की क्रिया होने लगती है और संघनन के दौरान घनघोर बादल बनते हैं और जो संतृप्त वायु हुई थी वही संतृप्त वायु जल बूंदों में परिवर्तित होकर वर्षा होने लगती है। ये सिद्धांत आज भी मान्य है। इसके बाद वर्षा के प्रकार, वर्षा होती कितने प्रकार की है। अब आप ये कहोगे कि वर्षा के भी प्रकार होते हैं कि पानी तो बरसना एक ही तरीके से होता है। नहीं, लेकिन वर्षा के भी कई प्रकार होते हैं। उन्होंने वर्षा के प्रकार के लिए ये एक्सप्लेन किया कि वायुमंडल में 3 तरीके से ऊपर उठती है। जब अपना धरातल तेजी से गर्म होता है तो हवा हल्की होकर ऊपर उठती है। दूसरा, जब हवा किसी अवरोध या पर्वत से टकराकर ऊपर उठती है। तीसरी है आपका कि जब दो परस्पर विपरीत स्वभाव वाली हवाएं आपस में एक दूसरे से मिलती हैं। एक हवा ठंडी होती है और एक हवा गर्म होती है। जब ये दोनों हवाएं परस्पर विपरीत दिशाओं से आती हैं, जब आपस में एक दूसरे से मिलती हैं तो एक वाताग्र बन जाता है। इसके सहारे गर्म हवा ऊपर उठ जाती है और ठंडी हवा नीचे की ओर बैठने लगती है। इस तरह से वहाँ एक चक्रवातीय वातावरण बन जाता है। तो इस तरीके से उन्होंने ये वर्षा के 3 प्रकार बताए। इसी आधार पर वर्षा के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन सी? सबसे पहले आपकी वर्षा का पहला प्रकार है कन्वेंशनल रेनफॉल, संवहनीय वर्षा। नंबर दूसरा है ओरोग्राफिक रेनफॉल, पर्वतीय वर्षा। और तीसरी चक्रवातीय वर्षा। ये जो डायग्राम है ये सबसे पहले आपका संवहनीय वर्षा। ये वर्षा संसार में सभी जगह नहीं होती है, कुछ ही इलाकों में होती है। भूमध्य रेखा के 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण के देशों में ये होती है। संवहनीय वर्षा जब दिन में अधिक टेम्परेचर होता है, भूमध्य रेखीय प्रदेशों में ये वर्षा मुख्यतः देखने को मिलती है कि जब सूरज बहुत तेज़ी से निकलता है तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है उधर,
और उमस से बाष्पीकरण तेजी से होता है। तो वातावरण में जो बाष्पीकरण होगा तो सीधा वाष्प बनकर पानी ऊपर उठता है वाष्प के रूप में। यही वाष्प ऊपर जाकर ठंडी होकर संतृप्त होकर तेजी से बरसने लगता है। भूमध्य रेखीय प्रदेशों की ये विशेषता है, यहाँ संवहनीय वर्षा प्रतिदिन होती है। ऐसा कोई भी दिन बाकी नहीं है जो यहाँ वर्षा नहीं होती है। दिन में 2-3 बजे तक घनघोर बादल छा जाते हैं और 4 बजे तक भयंकर वर्षा होती है। बिजली भी तेजी से चमकती है और गरजती है। इस वर्षा की ये विशेषता है, डेली वर्षा होती है। ऐसा कोई भी दिन नहीं है कि वर्षा ना हो। नंबर दूसरा आता है पर्वतीय वर्षा। पर्वतीय वर्षा कैसी होती है? जब कोई वायु किसी अवरोध या किसी पर्वत या पठार से टकराती है तो वो हवा पर्वत के सहारे ऊपर उठने लगती है। इस तरीके से ऊपर उठकर जब कोई भी हवा नीचे से ऊपर उठेगी तो ऊपर जाकर उसमें क्या होता है कि वो धीमे धीमे ठंडी होने लगती है। ठंडी होकर वो संतृप्त हो जाती है। संतृप्त होने के बाद उसमें संघनन की प्रक्रिया होने लगती है, जिसके तहत घने घनघोर बादल बनने लगते हैं। और यहाँ देखो एक बादल बने और यहाँ वर्षा होने लगी। तो पहाड़ के इस तरफ जहाँ वर्षा हो गई है वहाँ पर्याप्त मात्रा में पानी बरस जाता है। फिर ये हवा आगे की ओर बढ़ती है इस तरीके से। तो पहाड़ के इस तरफ वो जब आती है तो ये हवा पूरी तरीके से क्या हो जाती है? शुष्क हो जाती है, उसमें नमी नहीं रहती है। तो इधर इस हिस्से में वर्षा बिल्कुल नहीं होती है। इसी हिस्से को हम वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। उदाहरण के लिए देखा जाए तो अपने यहाँ मंगलौर में वर्षा 200 सेंटीमीटर तक होती है, क्योंकि वो इधर इस हिस्से में पड़ता है पश्चिमी घाट पर्वत के। जबकि बेंगलोर शहर भारत का इस ओर पड़ता है वृष्टि छाया प्रदेश में, तो वहाँ सिर्फ वर्षा कितना होती है? 50 सेंटीमीटर। अब कितना अंतर आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि हवा जिस ढाल से टकराती है वहाँ वर्षा ज़्यादा होगी, और जब वर्षा वहाँ ज़्यादा हो जाएगी तो वो शुष्क होकर आगे बढ़ती है, तो पहाड़ के पिछले हिस्से में वर्षा कम होगी। तो ये इस तरीके पर्वतीय वर्षा संसार में सबसे ज़्यादा होती है। अपने भारत में भी किस प्रकार की वर्षा होती है? पर्वतीय वर्षा। संसार में जो अधिकांश वर्षा होती है इसी प्रकार की होती है कि कोई भी मानसून जब उठता है तो ऊपर उठता है और किसी अवरोध से टकरा के फिर वर्षा होती है। अपने भारत में मानसून उठता है और कहाँ जाता है? हिमालय से टकराता है। हिमालय से टकराने के बाद वो लौट के वर्षा करता है। तो हिमालय के जो दक्षिणी हिस्से में जहाँ मानसून टकराता है वहाँ अधिक वर्षा होती है, जबकि हिमालय की जो उत्तरी पिछला वाला हिस्सा है तो वहाँ क्या होता है? वर्षा बिल्कुल कम होती है, 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर की लगभग। और जहाँ ये मानसून टकराता है तो वहाँ पर वर्षा 200-300 सेंटीमीटर। आपका जो जैसे शिमला है, नैनीताल है, दार्जिलिंग है, यहाँ 200, 250 और 300 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा का औसत रहता है। जबकि फिर दक्षिणी हिस्से से और दूर जाने पर वर्षा की मात्रा कमती जाती है। जैसे पटना में 100 सेंटीमीटर, इलाहाबाद में 105 सेंटीमीटर, और दूर जाने पर दिल्ली में मात्र वर्षा का औसत कितना रह जाता है? 65 सेंटीमीटर। इसके बाद आती है आपकी चक्रवातीय वर्षा। चक्रवातीय वर्षा जब दो विपरीत स्वभाव वाली हवाएं आपस में मिलती हैं। विपरीत स्वभाव से मतलब है एक हवा ठंडी होनी चाहिए और एक हवा गर्म होनी चाहिए। तो जब ये आपस में इस तरीके से टकराती हैं तो एक वाताग्र फ्रंट बन जाता है, और उस वाताग्र के सहारे हवा धीमे धीमे ऊपर उठने लगती है। हवा उठ के ऊपर ठंडी होती है। ठंडी होने के बाद वो हवा पूरी तरीके से संतृप्त होके उसमें संघनन की क्रिया होने लगती है, और संघनन की क्रिया होने के बाद बादल बनने लगते हैं तेजी से, और वो बादल वर्षा के रूप में बरसने लगते हैं। तो ये चक्रवातीय वर्षा है। अब आता है वितरण। वर्षा का वितरण से मतलब है कि वर्षा कहाँ कितनी होती है। तो पूरे ग्लोब पर यदि देखा जाए, पूरे विश्व में देखा जाए तो वार्षिक वर्षा का औसत
97 सेंटीमीटर है, 39 या इंच के लगभग होता है। तो विश्व में सभी जगह वर्षा एक समान नहीं होती है, उसमें अंतर होता है। कहीं होती है सभी जगह एक सी वर्षा, नहीं होती है। तो उसके भी कारण हैं कि सभी जगह एक सी वर्षा क्यों नहीं होती है। ऊपर से जब पानी बरसता है तो सभी जगह एक सी होनी चाहिए, तो नहीं होता है, इसका भी रीजन होता है। तो संसार में वर्षा का औसत सभी जगह एक सा नहीं है, उसमें अक्षांशों के अनुसार उसमें क्या आ जाती है, असमानता आ जाती है। उदाहरण के लिए हम बताएं कि चेरापूंजी और मौसिनराम में संसार की सबसे अधिक वर्षा होती है, होती कि नहीं। वहीं जब राजस्थान के जैसलमेर और बीकानेर में बहुत कम वर्षा होती है, तो इसके भी रीजन हैं। इसके अलावा सबसे अधिक वर्षा किस पेटी में होती है, तो सबसे अधिक वर्षा भूमध्य रेखीय, जो पेटी 0 डिग्री से 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण के मध्य पाई जाती है, उन देशों में सबसे अधिक वर्षा होती है। क्यों वर्षा यहाँ सबसे अधिक होती है, क्योंकि यहाँ वर्षा इसलिए होती है कि यहाँ 12 घंटे सूर्य सीधा चमकता है और यहाँ ज़्यादा गर्मी होती है। तो जहाँ गर्मी होगी और बाष्पीकरण होगा पानी का, तो वहाँ शाम को फिर तेज़ी से वर्षा होगी। तो इस भूमध्य रेखीय प्रदेशों में आपके इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका और आपका ब्राज़ील, कोलंबिया, इक्वेडोर, ये सब देश भूमध्य रेखीय प्रदेशों के अंतर्गत आते हैं। तो कई बार परीक्षाओं में क्वेश्चन आता है कि संसार में सबसे ज़्यादा वर्षा किस प्रदेश में होती है, तो आपको पता होना चाहिए कि भूमध्य रेखीय प्रदेशों में। भूमध्य रेखीय प्रदेशों से तात्पर्य ये होता है कि जो भूमध्य रेखा के आसपास के देश हैं, ठीक है। आप मैप में देखना तो उससे क्लियर हो जाएगा कि भूमध्य रेखा के 5 डिग्री उत्तर देखना है और 5 डिग्री दक्षिण में देखना है। तो उसके आसपास जितने भी कंट्री होंगे तो वो भूमध्य रेखीय प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। तो इस पेटी में सबसे अधिक वर्षा होती है। फिर आती है 20 से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य। तो इस पेटी में 20 से 30 डिग्री अक्षांश पूर्वी भाग में वर्षा अधिक होती है, और जैसे ही वो पश्चिम की ओर बढ़ती है तो वर्षा का रेशियो कम होता जाता है। इसलिए संसार के अधिकांश मरुस्थल पश्चिमी भागों में पाए जाते हैं। अब 30 से 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य वर्षा का एवरेज कम जाता है। तो इसी तरीके से जब हम ध्रुवों की ओर जाते हैं तो वर्षा कम होती जाती है, और ध्रुवों पर मात्र वर्षा बर्फ के रूप में होती है। तो इस तरीके से पूरे ग्लोब पर सभी जगह वर्षा एक सी नहीं होती है, उसमें जगह स्थान के हिसाब से वितरण में अंतर आ जाता है। उसके अनेक कारण होते हैं। जैसे हम उदाहरण के लिए अपने भारत में बताएं कि मानसून जहाँ से उठता है, मानसून उठने के लिए यदि कोई अवरोध आता है या कोई पर्वत पहाड़ होता है तो उस हिस्से में वर्षा ज़्यादा होती है। राजस्थान में कम वर्षा की जो वहाँ अरावली पर्वत है तो वो मानसून के क्या है, अनुरूप है। जैसे मानसून उठता है तो वो उसकी आकृति लंबाकार है, तो मानसून सीधा ऐसे ही निकलता जाता है। और जबकि मानसून को रोकने के लिए उसको समकोणिक स्थिति किसी पर्वत की होना चाहिए, तभी तो उससे मानसून टकराएगा। जब मानसून वहाँ टकराएगा तो उस हिस्से में ज़्यादा वर्षा होती है। अब महत्व, वर्षा का क्या महत्व है, तो ये सब भली भांति परिचित हैं कि वर्षा का हमारे दैनिक जीवन में बड़ा महत्व है। बिना पानी के कुछ नहीं हो सकता है। जबकि भारत जैसे कृषि प्रधान देश में वर्षा का और भी महत्व है, क्योंकि यहाँ की अर्थव्यवस्था का आधार क्या है, कृषि। कृषि से ही सभी प्रकार के उद्योग संचालित हैं। जो कृषि पे आधारित उद्योग हैं सब कैसे चलते हैं, पानी से। जिस साल वर्षा अच्छी होती है उस साल फसल अच्छी होती है। जब उत्पादन अच्छा होगा हमारे देश में तो सभी उद्योग अच्छे चलेंगे, महंगाई नहीं बढ़ेगी, हर चीज़ में प्रचुरता होगी मिलने में। जिस साल वर्षा नहीं होती है, सूखा होता है, तो उस साल पूरे क्षेत्र में उसका प्रभाव अपने आप दिखने लगता है। उदाहरण के लिए हम अपने ही क्षेत्र की बात करें, बुंदेलखंड की, तो बुंदेलखंड में जिस साल सूखा पड़ता है, या यहाँ तो सूखा पड़ा ही सा रहता है, उतनी वर्षा नहीं होती है जितनी पहले होती थी। तो पहले कितना उत्पादन होता था,
अब आज एक कंडीशन है अपने यहाँ छतरपुर में गर्मियों में लोग टैंकरों से अपने घर में पानी डलवाते हैं, तो क्या ये सब इसका प्रभाव दिखता है वर्षा का? तो वर्षा का किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान रहता है। फिर आता है प्रश्न, वर्षा से संबंधित महत्वपूर्ण उपयोगी प्रश्न। अब किस तरीके के प्रश्न आते हैं? पूछा जाएगा आपसे कि संसार में सबसे अधिक वर्षा किन प्रदेशों में होती है? तो संसार में सबसे अधिक वर्षा भूमध्यरेखीय प्रदेशों में होती है। उसके भी रीजन है कि क्यों होती है भूमध्यरेखीय प्रदेशों में। तो भूमध्य रेखा के आसपास जितने भी कंट्री हैं वहाँ सूर्य वर्ष भर एक सा सीधा चमकता है। अधिक ताप के कारण अधिक बाष्पोत्सर्जन होता है। जहाँ अधिक बाष्पोत्सर्जन होगा वहाँ अधिक बादल बनेंगे, अधिक वर्षा होती है। दूसरा क्वेश्चन ये रहता है कि वर्षा से संबंधित सिद्धांत किन किन विद्वानों ने प्रतिपादित किए? किन किन विद्वानों ने वर्षा से संबंधित सिद्धांत प्रतिपादित किए? तो इसमें आपके अरस्तु हैं, थेल्स है, सेरेना हैं, बर्कनीज महोदय है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि मेघ अस्थिरता का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन बर्जरान महोदय ने किया। कब किया? 1933 में किया। ऐसा कौन सा स्थान है जहां संसार में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो वो अपना स्थान है मौसिनराम। संसार में सबसे कम वर्षा वाले भी स्थान कौन सा है कि जहां बिल्कुल सबसे कम वर्षा होती है? तो वो ध्रुवों पर सबसे कम वर्षा होती है। वहां वर्षा होती ही नहीं है, बर्फ के रूप में ही वर्षा वहां होती है। ठीक है। फिर इसके बाद प्रश्न हो सकता है कि ऐसे भी कौन से प्रदेश हैं जहां वर्षा सबसे ज़्यादा लाभकारी होती है? तो आपका भूमध्य रेखीय प्रदेश जो है वहाँ वर्षा बहुत लाभकारी होती है, क्योंकि भूमध्य सागरीय प्रदेशों में फलों की खेती होती है। भूमध्य सागरीय प्रदेश फलों के लिए विश्वविख्यात है। और भूमध्य सागरीय प्रदेश में वर्षा कब होती है? शीतकाल में। शीतकाल में वर्षा होने से वहाँ जो फल पक रहे होते हैं, जो फलों में ग्रोथ होती है, और शीतकाल में पानी बरसने से उनमें पर्याप्त मात्रा में रस भर जाता है। और गर्मियों में वहाँ बिल्कुल वर्षा नहीं होता है। ग्रीष्मकाल वहाँ का शुष्क रहता है। शुष्क रहने से जो शीतकाल में उनमें जो ठंड के मौसम में जो वर्षा हुई, जो फलों में जो रस भर गया, वो अच्छी तरीके से पक जाता है। पकने के बाद उनकी क्वालिटी रसदार हो जाती है। इसलिए कई बार प्रश्न आता है कि क्या कारण है कि भूमध्य सागरीय रसदार फलों के लिए विश्वविख्यात हैं? तो ये रीजन है, उसका रीजन यही है। या वे कौन से प्रदेश हैं जिनके फल विश्वविख्यात हैं? वहाँ क्या आपके विभिन्न प्रकार की जो रसदार फल हैं, जैसे संतरा है, अंगूर है और मौसमी है, नींबू है, ये सब विभिन्न रसदार फल होते हैं। जबकि अपने यहाँ के फल उतने रसदार नहीं होते हैं। अपने यहाँ कोई भी पेड़ लगाओगे तो उतना उसमें रस नहीं आता है, उतनी क्वालिटी क्यों नहीं होती है? क्योंकि जलवायु उसके अनुरूप नहीं है, जबकि वहाँ इस तरीके की जलवायु है। धन्यवाद, थैंक्स।